नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूँ आप सभी का। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं बची है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये कोई आम क्लास नहीं है। इस क्लास को खास बनाती हैं दो बातें। पहली बात तो ये मूल विधि की क्लास है जो सिलेक्शन आपको दिलाएगी, और दूसरी बात इस क्लास के अंदर आप उपस्थित हो चुके हैं और आप इस कारण से उपस्थित हुए हैं क्योंकि मैं यहां पर उपस्थित हूं, तो हम दोनों ने मिलकर इस क्लास को खास बना दिया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कंप्लीट मूल विधि आपको यूट्यूब पर कराऊंगा, उसी क्रम में थियरी फॉर्मेट में यह है आपका लेक्चर नंबर 16, यानी दूसरा भाग रहने वाला है एससी एसटी एक्ट का। इस क्लास के अंदर ना केवल मैं आपको थियरी कराऊंगा, लेकिन थियरी के साथ साथ इसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में आ सकते हैं, उन सबको भी मैं यहां पे कराने वाला हूं। तो चलिए माहौल पूरा वेवी बनाते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि इसके अंदर हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। एक बार देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या कुछ जाना। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये कुछ आपका सिलेबस है, और जो नया वाला सिलेबस है उसके अंदर ये डिफाइन कर दिया गया है कि भारतीय दंड विधान प्रक्रिया ये नहीं आने वाला है। अब इसके स्थान पर BNS और BNSS आने वाला है। नए वाला वो अपडेटेड होकर यहां पर लगा दिया गया है। जो अपडेटेड सिलेबस है वो आपका ये कुछ है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक जो है सुरक्षा संहिता, ये नया वाला सिलेबस है जो 2025 में अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले रिलीज किया गया है। इसी के अंदर बताया गया महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सदस्यों को संरक्षण देने के संबंध में विधि प्रावधान, दहेज प्रतिषेध करा चुका हूं, बाल विवाह निषेध करा चुका हूं, शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आज की हमारी क्लास के अंदर SC ST एक्ट को मैं पढ़ा रहा था। पहले मैंने बताया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों जरूरी है, कास्ट सिस्टम कहां से आया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था कैसे शुरू हुई, इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी। ये बताते हुए मैं बताता हूं कि इस अधिनियम के अंदर 5 भाग हैं, 23 धाराएं हैं, 1 अनुसूची है। फिर मैंने भागों का उल्लेख किया कि ये भाग कौन कौन से हैं। फिर मैंने बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी है देख लेना, ठीक है। फिर मैंने बताया पारित कब हुआ, फिर मैंने बताया लागू कब हुआ, पूरा थियरी में बताया था। जो सारी की सारी थियरी, इसके अलावा बाकी एक्टों की भी थियरी आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने संपूर्णतः पूरी मूल विधि को ऑन यूट्यूब हाथ से लेकर पढ़ाया हुआ है, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट बढ़ाएगा। हाथ से मैं पढ़ाता हूं दोनों ही लैंग्वेजेस में। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ाता हूं, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अन्य भाषाओं में पढ़ाता हूं, और अगर किसी बालक ने भी दिक्कत आने लग रही हो तो एक बार मैंने बता दियो, उसमें भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि धारा 1 में क्या है, फिर धारा 2 में क्या है। इसके बाद धारा 2C के अंदर भी मैंने बताया। धारा 3 को शुरुआत कर चुके थे। धारा 3 में मैंने बताया क्या क्या अपराध आपके हो सकते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था आपको यहां पर कि बच्चे, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि आखिरकार धारा 3 के सेक्शन 2 में क्या कुछ है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कमेंट करके मैंने बता दो, फिर हम इससे आगे चलेंगे बिना परेशानी के। बता दीजिए, यहां तक इशू आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो चलो बच्चे, धारा 3 का 2 एग्जाम में रिपीटेड है, बार बार पूछा जा चुका है। क्या तथास्तु सीरीज चल रही है? तथास्तु सीरीज चल रही है। तथास्तु सीरीज कल को उसकी बेहतरीन क्लास होने वाली है। अच्छा, बात को समझना, धारा 3 के 2 की मैं बात कर रहा हूं, धारा 3 के 2 की मैं बात कर रहा हूं। काफी अच्छी और बेहतरीन सेक्शन आपको देखने को मिलता है। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन इससे निकलता है आपका, है क्या दरअसली। मान के चलिए कोई SC ST वर्ग से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसको झूठे सबूतों के आधार पर किसी SC ST व्यक्ति को मतलब फंसाया जाता है। लिखना आप इसको, झूठे सबूतों के आधार पर यदि किसी SC ST व्यक्ति को, यदि किसी SC/ST व्यक्ति को फंसाया गया तथा वो जो भी SC ST वर्ग का व्यक्ति है उसको फांसी की सजा मिल गई तो क्या होगा। तो फंसाया गया तथा उस व्यक्ति को फांसी की सजा मिली, फांसी की सजा या उम्र कैद मिली, या फांसी की सजा हम मान के चलते हैं, फांसी की सजा मिली।
और बाद में पता लगा कि जिस SC ST व्यक्ति को यहां फंसाया गया है, जिस SC ST व्यक्ति को यहां फंसाया गया है उसको फांसी की सजा मिली है। इसमें कई सारे ऑप्शंस और भी होते हैं। उम्र कैद मिली है प्लस फाइन मिला है, उम्र कैद भी हो सकती है, उम्र कैद भी मिली है स्लैश फाइन मिला है। तो कुछ इस प्रकार का प्रावधान हो सकता है। और मैं लिख रहा हूं और, या तो SC ST व्यक्ति को फांसी मिल जाए या उसको उम्र कैद मिल जाए। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या होगा बच्चे, ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो व्यक्ति SC ST व्यक्ति को फंसाने वाला है उस व्यक्ति को भी वही सजा मिलेगी। ठीक है, याद रखना। तब फंसाने वाले व्यक्ति को सेम सजा मिलेगी, फंसाने वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड से ही दंडित किया जाएगा, मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। अच्छा, ये होगा तभी, इस बात में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये होगा तभी जब उस व्यक्ति को सजा मिल जाएगी, याद रखना। ठीक है, चलिए। राम राम सरपंच साहब, राम राम भाई। ठीक है जी, शुक्रिया सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप क्लास में आए। अब सरपंच साहब की बात सुन लो, ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो कि झूठे सबूतों के आधार पर when a SC ST person was, ठीक है, person was declared culprit on false basis by a person and SC ST person faced capital punishment, देन ये डिसीजन कुछ ऐसा आएगा। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए। ठीक है, नोट होते ही आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए। सेक्शन 3 का 2, सेक्शन 3 के 2 का 2, ये 3 के 2 का 1 है, 3 के 2 का भी 1 है, ये पहला क्लॉज है। ये इसी 3 के 2 के सेकंड क्लॉज हम देख लेते हैं। सेक्शन 3 सब क्लॉज 2, इसका भी सब क्लॉज 2। अब यदि किसी SC ST व्यक्ति को फंसाया गया और उस SC ST व्यक्ति को सजा 7 साल की मिली तो क्या होगा? यदि किसी SC ST व्यक्ति को फंसाया गया तो सजा 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक मिली तो जो उसको फंसाने वाला व्यक्ति है उसको भी 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की सजा मिल सकती है। यदि किसी के द्वारा SC ST व्यक्ति को फंसाया जाए, SC ST व्यक्ति को फंसाया जाए SC ST व्यक्ति को फंसाया जाए तथा उसे सजा 7 इयर्स और अधिक की मिलती है, 7 इयर्स प्लस फ्लैश 7 इयर्स की मिले तो फंसाने वाले को 6 मंथ मिनिमम से लेकर अप टू 7 इयर्स तक की सजा मिल सकती है, अप टू 7 इयर्स तक की सजा मिल सकती है। बच्चे अगर आप समझ पाए हैं तो फटाफट बता दीजिए। जुर्माना भी मिलेगा, बिल्कुल लगेगा, जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, चलिए। फटाफट नोट करिए। फटाफट बताइए, नोट होते ही बताइए। ठीक है, चलो। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी बच्चे? इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाती है हमारे टेलीग्राम पर, जो आपका टेलीग्राम है, लिंक कमेंट में पिन है। जुर्माना भी है, हाँ बच्चे जुर्माना भी है, जगह नहीं है, लिखा नहीं है, लिख लो जुर्माना, प्लस फाइन भी है। एक्चुअली ना इसमें जगह नहीं बच रही है, वरना मैं लिख देता फाइन भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं
ये तो सेक्शन कितना हो गया बच्चे आपका, सेक्शन 3 के 2 का पहला, 3 के 2 का दूसरा, अब 3 के 2 का तीसरा भी देख लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट, रेडी है सर। यदि कोई SC ST मासूम का हरिजन एक्ट का फायदा उठाए तो उसको 10 साल तक की सजा मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया, यदि कोई SC ST वर्ग का व्यक्ति इस चीज का गलत फायदा उठाता है, ऐसी परिस्थिति में उसको भी 10 वर्ष तक की सजा मिल सकती है। यह डिसीजन 2024 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे, अरे चलें भाई, डन। यूट्यूब पे पढ़ाने का थोड़ा ये रहता है कि आपको मैं बहुत कुछ बेहतर आपके लिए करना चाहता हूं, लेकिन उसमें क्या होता है कि यूट्यूब पे हर प्रकार की मानसिकता के लोग आते हैं। अच्छा, मैं सबके लिए भला करना चाहता हूं, फिर भी ठीक है, आप अच्छा कहें आप बुरा कहें, वो चीज मायने नहीं रखेगी। मायने रखेगी कि जब आपको कल का सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा कल, तो आप किस तरीके से मुझे याद रखते हैं या आप अपने परिश्रम को याद रखते हैं, उतना मेरे लिए पर्याप्त होगा। यदि किसी SC ST व्यक्ति के परिसर, यदि किसी SC/ST व्यक्ति के घर में आग लगा दी जाए, व्यक्ति के घर में, घर मंदिर, घर या मंदिर में आग लगा दी जाए, आग लगा दी जाए, जिससे ना सिर्फ SC ST व्यक्ति का परिवार बल्कि उसके संबंधी, ठीक है, भी मतलब परेशानी में आ जाए, उसके संबंधी भी परेशानी में आ जाए। अच्छा, इसमें अलग अलग सजा है, घर या परिसर के लिए अलग है, मंदिर के लिए अलग है। घर या परिसर, परिसर का मतलब होता है जहां वो रहता है, मंदिर के लिए अलग सजा होगी, आग लगा दी जाए तथा संबंधित 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 चीजों में, संबंधित वस्तुओं में आग लगा दी जाए। वस्तुएं वस्तुएं इससे संबंधित वस्तु जो भी हैं इससे प्रभावित हों, संबंधित वस्तु इससे प्रभावित हों। मतलब व्हेन अ पर्सन सेट फायर टू, बहुत ध्यान से समझना, व्हेन ए पर्सन सेट फायर टू SC ST पर्सन, हाउस और कॉम्प्लेक्स, पर्सन हाउस और कॉम्प्लेक्स, अगर SC ST पर्सन के हाउस या कॉम्प्लेक्स को आग लगा दी जाए तो सजा कितनी होगी, 6 महीने मिनिमम और 7 ईयर्स मैक्सिमम। तो बच्चे सजा कितनी है, सजा कितनी है, पनिशमेंट कितनी है, 6 मंथ मिनिमम है और 7 ईयर्स तक जा सकती है। लेकिन अगर यही काम धार्मिक परिसर के साथ कर दिया जाए, सेम काम मान के चलिए, अब मैंने क्या बताया इसी के अंदर है ये, यदि SC ST व्यक्ति के धार्मिक परिसर को आग लगा दी जाए, यदि SC ST व्यक्ति के धार्मिक परिसर को आग लगा दी जाए, धार्मिक परिसर को आग लगा दें, परिसर को आग लगा दी जाए, आग लगा दी जाए, आग लगा दी जाए और संबंधित इससे प्रभावित हो तथा संबंधित इससे प्रभावित हो, इससे प्रभावित हो। देखो, व्हेन सेट फायर टू अ रिलीजियस प्लेस, व्हेन सेट फायर टू अ व्हेन सेट फायर टू अ रिलीजियस प्लेस, व्हेन सेट फायर टू अ रिलीजियस प्लेस, जब आग लगा दी जाती है किसी रिलीजियस प्लेस को, तब सजा कितनी हो सकती है बच्चे, तो मिनिमम की सजा कुछ नहीं होती, लेकिन इसमें अप टू हो सकती है, अप टू उम्र कैद प्लस फाइन। तब उम्र कैद के लिए बात की, यानी आजीवन कारावास हो सकता है। तब सजा कितनी हो सकती है बच्चे, इसमें उम्र कैद हो सकती है, उम्र कैद आपको यहां देखने को मिल सकती है। समवन कुड बी पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट, imprisonment. Life imprisonment meant to say that is the punishment which is up to, ये एक ऐसा पनिशमेंट है जो अप टू की कंडीशन में आता है, प्लस इसके साथ फाइन भी लगता है, लेकिन फाइन जो भी हमारा जुरिडिक्शन अधिकारी होगा वो इसको तय करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करिए। ओके, चलिए
ठीक है बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें देखने को मिलता है जिसके बारे में अब मैं चर्चा करूंगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, ये सब सेक्शंस आपको कोई नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। चलिए, इसी वजह से मैं सब सेक्शंस को भी बता रहा हूं, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए चाहिए एकदम, मतलब वो प्राइम लेवल की नॉलेज चाहिए इस चीज को बताने के लिए, प्राइम लेवल की नॉलेज चाहिए इस सब सेक्शंस को बताने के लिए, ठीक है। तो ये सब सेक्शंस बहुत रेयर ही होता है कि आपको बताए जाएं, तो बट फिर मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बार में पढ़ें तो आर पार का पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ध्यान से, अगर आप इसको पढ़ चुके हैं, सेक्शन 3 के दूसरे का तीसरा हो गया, 3 के दूसरे का 7वां अब आप देखेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन। सेक्शन कौन सा है बच्चे, एक सेकंड रुकना, सेक्शन कौन सा है उसको देखते हैं। 3 के दूसरे का 7वां, 3 के दूसरे के 7वें को अपन देखते हैं। 3 के दूसरे का 7वां क्लॉज, अब 3 के दूसरे का 7वां क्लॉज कहता क्या है, 3 के दूसरे का 7वां क्लॉज कहता क्या है उसको ध्यानपूर्वक समझना। यदि 3 के 1 में किसी, जितने भी अपराध हैं किसी लोक सेवक के द्वारा किए जाएंगे, यदि 3 के पहले क्लॉज, 3 के 1 में उल्लेखित अपराध, में उल्लेखित अपराध यदि कोई लोक सेवक करे, कोई लोक सेवक करे। अच्छा एक बात बताओ, लोक सेवक, मैं आपके से एक बात पूछना चाहता हूं, लोक सेवक का मतलब क्या होता है? जो लोगों के लिए कार्य करे, राइट? जो लोगों के लिए कार्य करे, ये मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूं मैं एनएसए के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बच्चे, और नेशनल करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार के संबंध में भी समझ लीजिए, भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम, जो लोगों के लिए कार्य करे। अच्छा मैं भी तो आपके लिए कार्य कर रहा हूं, आप भी जनता है, क्या मैं लोक सेवक हूं? आपसे पूछना चाह रहा हूं, मतलब क्वेश्चन ये है, क्या मैं लोक सेवक हूं? लोक सेवक हूं, ये मुझे बताइएगा। अच्छा मैंने बताया यदि 3 के 1 में उल्लेखित अपराध यदि कोई लोक सेवक करे तब न्यूनतम अवधि दोहरी हो जाती है, न्यूनतम अवधि दोहरी होगी। when a public servant do any offense under section 3 first, then minimum punishment will be double, तो मिनिमम पनिशमेंट क्या हो जाएगी लल्ला? मिनिमम पनिशमेंट डबल हो जाएगी, ऑलराइट जी हाँ। अच्छा अगर मैं नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं उसका कारण भी मुझे बताना, ठीक है। तो बच्चे इसमें कितनी होती है, इसमें न्यूनतम सजा तो हो जाएगी दोहरी, तो न्यूनतम जो सजा जितनी मिल रही होगी, न्यूनतम सजा जो मिनिमम मिल रही होगी, पीछे तो 6 महीने मिल रही थी, वो कितनी हो जाएगी? 12 मंथ। लेकिन जो मैक्सिमम सजा है वो कितनी हो जाएगी? जो मैक्सिमम सजा है वो प्रावधान के अनुसार होगी, मैक्सिमम सजा प्रावधान के अनुसार। मैक्सिमम क्या होगी? अकॉर्डिंग प्रोविजन, प्रावधान अनुसार। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, समझना, प्रावधान अनुसार हो जाएगी। मैंने आपको 3 का पहला सेक्शन पढ़ाया था, ये बच्चे आपके 3 का पहला सेक्शन है, ये वाला 3 का पहला सेक्शन है। इससे पीछे का जो भी सेक्शन है ये भी सेक्शन 3 का पहला सेक्शन है, ये भी 3 का पहला है, और ये भी 3 का पहला है, और ये भी 3 का पहला है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इतने अपराध अगर किसी के द्वारा भी किए जाते हैं तो उसको यहां पर इस प्रकार के किसी भी अपराध की सजा 6 महीने अप टू 5 साल की सजा है। तो अगर कोई लोक सेवा करता है तो उसको जो मिनिमम सजा मिलेगी वो सजा 6 महीने की जगह 12 महीने होगी, अप टू यानी मैक्सिमम सजा 5 वर्षीय रहेगी, ठीक है। या जिस जिस अपराध में जैसे जैसे बताया गया है वो उतनी हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, जैसे ये वाली है, यदि कोई SC ST व्यक्ति को फंसाया जाए 7 ईयर्स, ठीक है, तक कि उस आदमी को सजा मिल दे, कोई लोक सेवक करे तो उसको 12 महीने की सजा मिलेगी मिनिमम में, मैक्सिमम 7 साल ही रहेगी। तो कहने की बात यह है,
मेरे ख्याल से आप ये पूरा प्रावधान समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहां मैं इस सवाल का जवाब देता हूं, क्या मैं एक लोक सेवक हूं? वर्तमान में मैं कोई लोक सेवक नहीं हूं। वर्तमान में मैं एक लोक सेवक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं सरकार से वेतन प्राप्त नहीं करता। दूसरा, यहां पे मेरा अपॉइंटमेंट सरकार ने नहीं किया। तीसरा, मैं सरकार की नीतियों का हिस्सा नहीं हूं। इस कारण से मैं लोक सेवक नहीं हूं। जो लोगों के लिए कार्य करे, सरकार से वेतन प्राप्त करते, तो फिलहाल में मुझे सरकार से वेतन नहीं आता, एक टाइम पे आता था, तो वो बात अलग थी, वो बात अलग थी। बट यहां पे मैं कोई वेतन प्राप्त नहीं करता वर्तमान में, तो मैं वर्तमान में लोक सेवक नहीं। करंटली आई एम नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, मतलब लोक सेवक वही हो सकता है जो लोगों के लिए कार्य करे, सरकारी वेतन ले, सरकारी वेतन ले, नीतियों का हिस्सा हो, सरकारी नीतियों का हिस्सा हो, नीतियों का वो हिस्सा होना चाहिए, नीतियों का हिस्सा हो, और उसका रिकमेंडेशन जो है नियुक्ति सरकार करे। नियुक्ति कौन करे? नियुक्ति सरकार करे, समुचित सरकार, नियुक्ति समुचित सरकार करे, नियुक्ति समुचित सरकार करे। ठीक है लाडले, बड़े ध्यान से बात आई समझ में? बात आ गई? चलिए, जैसे ही नोट हो जाए तुरंत मुझे बताना, फिर हम आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के। अब इसके बाद के जितने भी सेक्शन हैं सब आसान है, आसानी से आप कर देंगे। सर मुझे 6,000 रुपए आते हैं। आप प्रधान सहायक हो क्या? अब है तुम प्रधान सहायक हो? अच्छा, प्रधान सहायक एक जॉब होती है, गांव में मिलती है वो, तो बड़ी कमाल की जॉब है वो भी। सर मेरा पीसीएस लेवल तक का जीएस स्ट्रॉन्ग करना है वनडे एग्जाम में। देखो यार, ऑल वनडे एग्जाम जितनी भी क्लासेस मैं चैनल पे ले रहा हूँ वो सब क्लास ही हैं, बेहतरीन है सब। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 के बारे में। कोई बात नहीं, सीधी सिर्फ सेक्शन टू सेक्शन बात करेंगे, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। ये लो भाई साहब, बीच बीच में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताते रहना। जैसे हमारे यहाँ पर आपको संपूर्ण उस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर आर्टिकल 19 का प्रयोग आप सब भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। माहौल पूरा वेवी आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, तो निश्चिंत रहिए। समझ पाए? समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके बार माहौल बार। ठीक है, चलिए सेक्शन 4 की अपन बात कर रहे हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 क्या कहता है? यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, यदि कोई लोक सेवक, यदि कोई लोक सेवक, लोक सेवक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करे, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करे, कर्तव्य की उपेक्षा करे। when a public servant when a public servant when a public servant unable to perform his duty, unable या डेफर है, unable to perform his duty, perform his duty, his duty, अगर कोई unable to perform his duty, अगर कोई अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाता है, इन दैट सच केसेस 6 महीने की सजा उसको मिल सकती है या 1 साल तक की सजा जा सकती है। मिनिमम सजा कितनी है? मिनिमम 6 months अप टू 1 year, अप टू 1 year सजा उसकी जा सकती है। अप टू 1 year उसकी सजा जा सकती है। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अवधि का कर्तव्य उपेक्षा करने के लिए अवधि इसी प्रकार से आपकी तय की गई है। ठीक है, चलिए फटाफट सेक्शन 5। सेक्शन 5 भी अच्छा है, सेक्शन 5 भी ठीक ठाक है। सेक्शन 5 देखो, इसको पहले इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि ये एक्ट इंग्लिश में है, फिर मैं इसको हिंदी में साथ के साथ बता दूंगा। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एडजेसेंट क्राइम को समझते हैं? ठीक है, या आप समझ लीजिए रिपीटेटिव क्राइम को अगर आप समझते हैं, सबजुडिकेट क्राइम को अगर आप समझते हैं। देखो, अपराधों की पुनरावृत्ति, अपराध किया और दोबारा से 3 वर्ष के अंदर वो अपराध दोबारा कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में उसको कहा जाता है एडजेसेंट क्राइम, या उसको कहा जाता है पुनरावृत्ति द्वारा किए गए अपराध। ठीक है, तो समझना। देखो, अगर धारा 3 के 1 में उल्लेखित कोई भी अपराध, यदि उस अपराध की पुनरावृत्ति होती है तो उसमें न्यूनतम सजा दोहरी हो जाएगी। ठीक है, समझे? तो इसमें यही लिखा हुआ है, यदि धारा 3 में उल्लेखित, यदि धारा 3(1) में उल्लेखित अपराध की पुनरावृत्ति होती है, अपराध की पुनरावृत्ति हो, अपराध की पुनरावृत्ति हो,
तब सजा का प्रावधान, तब सजा का प्रावधान, प्रावधान। ठीक है, चलो तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट, प्रोविजन ऑफ अटॉनमेंट, अच्छी इंग्लिश लिखो, प्रोविजन ऑफ अटॉनमेंट ऑन रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ क्राइम इन सेक्शन, क्राइम अंडर 3 फर्स्ट सेक्शन। तो बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझना कि 3 एक सेक्शन के अधीन अगर ऐसा काम किया जाता है तो उसमें सजा जो हो सकती है वो न्यूनतम 1 वर्ष होगी। मिनिमम कितनी होगी बच्चे? मिनिमम पहले तो 6 महीने थी, वो 1 वर्ष हो जाएगी। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? प्रावधान के अनुसार, प्रावधान के अनुसार, अनुसार जो भी प्रावधान ऐसा जो 3(1) में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सजा मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग ये सजा मिलेगी, अपराध के अनुसार रहेगी। याद रखिए फटाफट से। सेक्शन 7 की बात करते हैं। इतना जरूरी नहीं है, 6 को मैंने बैच में पढ़ाया हुआ, बट 6 जरूरी नहीं है। 7 सेक्शन में क्या है? कतिपय अपराधों, कतिपय अपराध, सर्टेन केसेस में। तो कतिपय अपराधों की बात करते हैं, ध्यान से लिखिए। कतिपय व्यक्तियों की, कतिपय व्यक्ति तथा संपत्तियों का अधिग्रहण, कतिपय व्यक्ति तथा संपत्तियों का, ठीक है, तो अभिग्रहण इसमें लिख लेते हैं। सेक्शन 7 बहुत ध्यान से आप इसको समझ जाएंगे, सेक्शन 7 को बहुत प्यार पूर्वक समझ जाएंगे। कतिपय व्यक्तियों या कतिपय, कतिपय व्यक्तियों, व्यक्तियों स्लैश वस्तुओं, वस्तुओं, वस्तुओं का अभिग्रहण, वस्तुओं, कतिपय व्यक्तियों स्लैश वस्तुओं का न्यायालय द्वारा अभिग्रहण करना या इसको जब्त करा देना। जो भी कोई कतिपय अपराध होगा, संपत्तियां होंगी, तो इसको सैपहरण कहा दिया जाएगा। वस्तुओं का, व्यक्तियों या वस्तुओं का सैपहरण, सपहरण, पहरण। अब इसके बारे में समझ लेना, या इसको कन्फिस्केट समझते हैं, इंग्लिश में कन्फिस्केट बोलते हैं, कन्फिस्केट। चलो मैं लिखता हूं, आप समझेंगे। कन्फिस्केट, कन्फिस्केट ऑफ सर्टेन, confiscate of certain persons property, property। अब इसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं, आखिरकार ये है क्या। कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जब्त कर लेना। सपहरण के साथ साथ मैं यहां लिख देता हूं, जब्त भी किया जा सकता है इन चीजों को, ठीक है, जब्त भी किया जा सकता है। देखो इंग्लिश में एक्ट में कोई गलती नहीं हो सकती, हिंदी में कई बार शब्द इधर उधर हो जाते हैं उसको लिखने में। कतिपय, इसके बारे में कुछ कहा गया। कतिपय का मतलब क्या होता है? सर्टेन, यहां पे जो मैंने सर्टेन टर्म यूज किया है, सर्टेन, ये कतिपय के लिए यूज किया गया है। कतिपय के बारे में जिसका जिक्र किया जा रहा हो, जिसका जिक्र हो रहा हो, जिसका जिक्र हो, जो विशेष हो, जिसका जिक्र हो, जिसका जिक्र हो, जो विशेष हो, जिसका जिक्र हो, जो विशेष हो, जो विशेष हो, बाकियों से अलग हो, जिसका विशेष हो। उदाहरण के लिए कि उसकी आंखें, उसकी आंखें, बाकी बातें एक तरफ, उसका हंसना, उसका गाना, उसका देखना एक तरफ, बाकी सोना चांदी एक तरफ। तो कहने की बात यह है, जिसके बारे में आप अलग से बातें कर रहे हैं तो उसको बेसिकली यहां पे कंसीडर किया जाता है, उसको बेसिकली यहां पे कंसीडर किया जाता है। पता ही समझ में? तो कहने की बात बस यही है कि इसके बारे में आप याद रखेंगे। अरे भाई चल जा। ठीक है, तो कतिपय बातों का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में कोई भी चर्चा की जा रही है, जो किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है, ठीक है, तो वो चीज को अपन बोलते हैं कतिपय। अब कतिपय का मतलब क्या होता है? मतलब कई बार क्या होता है, एससी एसटी व्यक्तियों को हानि पहुंचाने के लिए कई व्यक्तियों के द्वारा कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन चीजों को भी न्यायालय के आदेश पर जब्त किया जा सकता है। बात को समझना, दोषित व्यक्ति को दंड के अलावा न्यायालय के द्वारा, न्यायालय द्वारा
दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड के अलावा, दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड के अलावा, यदि किसी, बात को समझना, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड के अलावा यदि उसकी किसी वस्तु से एससी एसटी को हानि पहुंचाई गई होगी, यदि उसकी किसी वस्तु से एससी एसटी व्यक्ति को हानि पहुंचाई हो, वह जब्त करा सकता है। वो हानि पहुंचाई हो, जब्त करा सकता है, जब्त करा सकता है, कन्फिस्केट करा सकता है, जब्त करा सकता है। सर्टेन कंडीशन बन सकते हैं, फटाफट से नोट करिए। ठीक है, अच्छा मुझे नहीं लगता कि यहां तक भी आपको कोई दिक्कत आई होगी। अरे मुझ पे कौन लाइन मार रहा है भाई? ये कौन है? अबे कौन है भाई, बता एक बार। बात तो तभी समझ जाओ आप, समझाना क्या है। अरे भाई क्या हुआ, कर क्या रहे हो तुम क्लास में? नोट है? आगे आप नोट करिए। आगे अगर आपने नोट कर लिया है, सेक्शन 7 आपने नोट कर लिया है, 8 और 9 इतने जरूरी नहीं है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। विशाल तुरेहा, बच्चे एनटीपीसी के लिए मैंने कल भी क्लास डाली है, चेक करके देख लेंगे एक बार, आपको दिख जाएगा बच्चे। डीजी बेटा मान जा। अब सेक्शन 8 इतना जरूरी नहीं बनता, सीधा आप सेक्शन 10 के बारे में लिखेंगे, वो जरूरी बनेगा सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 में क्या होता है वो समझना। अच्छा जितना बता रहा हूं उतना आप लिखेंगे, निश्चिंत रहिएगा, ये आपके लिए अधिकतम है, ये अधिकतम आपको देखने को मिल जाता है। या 8 लिख लो, चलो पहले 8 थोड़ी लिखवाया अभी, सेक्शन 8 कहां लिखवा दिया, 10 8 लिखो। चलो पहले, एक बच्चा कह भी रहा है कि सर 8 लिखवा दो, छोटी बात नहीं है। अगर आपको बीच में से ऐसे पूछना भी हो ना, सर 9 बता दो क्या, कुछ भी पूछ लेना आप, टेंशन फ्री होके, कुछ भी कोई सा भी एक्ट पूछ लेना, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अरे ये वाले के एक्ट में कौन सा था ये देखने की, ठीक है। आप मुझसे सोते हुए भी पूछेंगे, मैं सोते हुए भी आपको बता दूंगा। सेक्शन 8 में क्या होता है, अपराधों के संबंध में अवधारणा बनाना, अपराधों के संबंध में अवधारणा बनाना, अपराधों के संबंध में अवधारणा बनाना, ठीक है। अफेक्टिंग द ऑफेंस, ठीक है, बाय इंडल्जिंग, अफेक्टिंग द ऑफेंस बाय इंडल्जिंग, अपराधों के संबंध में अवधारणा बनाना, इंडल्ज होना, अपने आप को इंडल्ज करना, अपने आप को वहां पर लेकर आना, ठीक है। चलिए, तो उसको किस प्रकार से कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भड़काता है कि तुम एससी एसटी के खिलाफ तुम ये काम कर दो या तुम ये काम कर दो, प्लस उसको वित्तीय सहायता भी देता है, अभियोजना कराता है, प्लानिंग कराता है, ठीक है। तो बात सीधी ये हो जाती है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एससी एसटी के खिलाफ अपराध में, अभियोजना में शामिल हो जाए, खिलाफ अपराध की अभियोजना में शामिल हो जाता है, अभियोजना में शामिल हुआ जाता है, शिरकत किया जाता है, शामिल हुआ जाता है तथा वित्त सहायता प्रोवाइड की जाती है, तथा वित्त सहायता दी जाती है, तब विशेष न्यायालय समझेगा कि इसने अपराध का दुष्प्रेरण किया है,
तब विशेष न्यायालय इसे अपराध का दुष्प्रेरण मानेगा, इसे अपराध का दुष्प्रेरण मानेगा, अपराध का दुष्प्रेरण मानेगा। ठीक है, मोटिवेट, दुष्प्रेरण का मतलब होता है मोटिवेट या एजिटेट लिखना। मोटिवेट अच्छे शब्द है, आप इसके लिए लिखिए एजिटेट, एजिटेट करना किसी को, एजिटेट मानेगा, दुष्प्रेरण मानेगा, मानेगा और व्यक्ति को दोषी मानेगा, मानेगा तथा, ठीक है, ये जो व्यक्ति है व्यक्ति को दोषी माना जाएगा, दोषी होगा, दोषी होगा और उसको भी समान सजा मिलेगी, समान सजा मिलेगी, समान सजा मिलेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, यदि कोई ऐसा आदमी है जो खुद तो अपराध नहीं करता लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को भड़काता है अपराध करने के लिए, और यदि ऐसा होता है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, समस्याएं अड़ जाएंगी और उस व्यक्ति को भी उतनी ही सजा मिलेगी अगर वो इंडल्जिंग में रहता है, इंडल्जिंग में रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चे, बहुत ध्यान से आप समझना। ओके, अब हम इसके बाद हम बात करते हैं। देखो यहां पे मैंने बड़े प्यार पूर्वक एक बात आपको समझाने की बहुत तगड़े लेवल पर कोशिश करी थी शुरुआती तौर पर, कि भाई याद रखना अत्याचार के अपराध यहां पर हैं और जो भाग आपका 3 है वो 10 से 13 तक चलेगा, जिसका नाम होता है निष्कासन यानी एविक्शन। एविक्शन जो चलेगा वो सेक्शन 10 से लेकर 13 तक चलेगा। एविक्शन में एक ही पेज पे खत्म कर दूंगा, एविक्शन में एक ही पेज पे खत्म कर दूंगा। भाग 3 जो है, भाग 3 है एविक्शन। बच्चे भाग 3 क्या है? भाग 3 है सर जी एविक्शन, निष्कासन या एविक्शन, निष्कासन स्लैश एविक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, एविक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सेक्शन 10 से लेकर 13 तक जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सीधी हेडिंग बना लीजिए सेक्शन 10। सीधी हेडिंग क्या बना लेंगे बच्चे आप? सेक्शन 10 नाम की हेडिंग इसमें बना लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो एविक्ट करा दिया जाता है। अब बात को समझना, कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो एक गांव है, इस गांव के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और SC ST लोग भी इसमें रहते हैं, SC ST भी हैं, कोई और जनरल भी है, कोई और कैसे भी व्यक्ति हैं। अब यहां क्या होता है, जैसे मान के चलो हमें पता लग गया कि ये जो आदमी है, हमें पता लग गया कि ये जो आदमी है थोड़ा खतरनाक है, हो सकता है आगे आने वाले समय में ये इस पे हाथ छोड़ दे, इस पे हाथ छोड़ दे, इस पे हाथ छोड़ दे, हिंसक प्रवृत्ति का है और ये आदमी SC ST के लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा, इसको भेज दिया जाएगा, इसको गांव निकाला दे देंगे या इसको जिला निकाला दे देंगे या इसको कुछ समय के लिए बाहर भेज देंगे। और ऐसा कौन करता है? ऐसा हमारा कोर्ट करता है कि इसको बाहर भेज दिया जाएगा कि आप इतने वर्ष तक के लिए बाहर रहेंगे जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे किसी SC ST व्यक्ति को, ठीक है, बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का एविक्शन किया जा सकता है। एविक्शन का मतलब ही होता है, निष्कासन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना, कंप्लेंट के आधार पर किसी व्यक्ति को SC ST एरिया से दूर कर देना। सेक्शन 10 के अंदर लिखते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन 10 के अंदर मैं लिखता हूं, सेक्शन 10 के अंदर लिखता हूं, विशेष न्यायालय के द्वारा, विशेष न्यायालय के द्वारा, विशेष न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति,
किसी ऐसे व्यक्ति का निष्कासन, किसी ऐसे व्यक्ति का निष्कासन जो, ठीक है, SC/ST वर्ग के व्यक्तियों को हानि पहुंचाने की अभियोजना कर रहा है। वर्ग के व्यक्तियों को हानि पहुंचाने की अभियोजना कर रहा है, प्लान कर रहा है, पहुंचाने की अभियोजना कर रहा है, पहुंचाने की अभियोजना कर रहा है, अभियोजना कर रहा है, कर रहा है। बच्चे पहले मुझे ये बताओ, क्या आप समझ पाए? ठीक है, eviction of a person who is planning to hurt SC/ST persons, eviction of person planning to hurt SC/ST। मैंने बताया इंग्लिश में ये एक छोटे होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, इनको बेसिक मूल तौर पर इंग्लिश में लिखा जाता है, तो इस वजह से थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। शिकायत की जाएगी, देखो विशेष न्यायालय को जो शिकायत की जाती है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, मेजरली ऐसा होता है। शिकायत कौन करता है, कंप्लेंट कौन करता है? शिकायत, कंप्लेंट मेजरली पुलिस रिपोर्ट आधार पर, पुलिस रिपोर्ट या लोक रिपोर्ट के द्वारा, या पब्लिक रिपोर्ट, या कोई पर्सन जाके करा दे तो, और पब्लिक रिपोर्ट, लोक रिपोर्ट, पब्लिक रिपोर्ट। इसमें कोई भी हो सकता है भाई जी, लोक रिपोर्ट में कोई भी हो सकता है, लोक रिपोर्ट में कोई भी हो सकता है। तो इसमें अवधि कितनी हो सकती है? अवधि अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अवधि 3 इयर्स तक की हो सकती है। टेन्योर कितना हो सकता है? उसको कितने समय तक आप दूर रख सकते हैं? 3 इयर्स की टेन्योर इसमें हो सकता है। कितनी अवधि हो सकती है मेरे बच्चे? 3 साल तक की अवधि इसमें हो सकती है। मुझे लगता है कि आप इसको याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका पता है कि SC/ST व्यक्ति को बचाया जा सके, अन्यथा वो व्यक्ति भारी पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप समझ पाए हैं फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए। सेक्शन 12 और सेक्शन 13 कमाल के हैं और बहुत क्यूट से हैं, बहुत आसान हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए आप में से जैसे हमारे क्लास के अंदर है सत्यम सुंदर नाम के एक लड़के हैं, उनको मान के चलिए कि भाई ये आदमी तो चीता है, इस आदमी को इविक्ट कर दो, क्या पता ये आदमी हिंसक हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे श्यामू भाई हैं, अपने श्यामू भाई को अगर इविक्ट किया गया है, हालांकि श्यामू भाई अच्छे आदमी हैं, इनको इविक्ट नहीं किया जाएगा, बट लेट सपोज, तो इनको क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? थाने में, ठीक है, नजदीकी थाने में, ठीक है, इस नजदीकी थाने में निष्कासित व्यक्ति को अपने फोटो, निष्कासित व्यक्ति को अपने फोटो और माप देना पड़ेगा। अपने फोटो तथा शारीरिक माप देनी पड़ेगी, माप देनी होगी। ठीक है, चलिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको फोटो देके आना पड़ेगा और मेजरमेंट देके आना पड़ेगा। राइट, क्लियर है? तो जैसा मैंने बताया कि उनको क्या करके आना पड़ेगा, ठीक है, नजदीकी थाने में, इन अ नियर बाय स्टेशन, ठीक है, कन्विक्टेड एंड evicted person go and submit photo and measurement, ताकि पहचानने में आसानी हो, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होते हैं, कुछ लोग हैं अलग लेवल के कि रात को जाऊंगा मैं, सुबह आ जाऊंगा मैं, यानी रात को तो वो चले गए, और अगर वो भेष बदल कर चेहरे पे दाढ़ी लगा के अगर वो आ गए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? यार ये नजदीकी थाने में अगर करते हैं तो ज्यादा उचित माना जाता है। कहने के लिए आप किसी ऑफिसर को भी दे सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो अब ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं बात बता देता हूं सेक्शन 12 के अंदर, कि अगर कोई आदमी सोचेगा कि पुलिस को चकमा देना बहुत आसान है और व्यक्ति जाए और दोबारा से आ जाए, ठीक है, जाए और वो दोबारा से आ जाए रात में भेष बदलकर, ठीक है, याद रखना, बन के गया था चंदू और बन के आ गया चंदा, तो क्या ये पॉसिबल है?
कि चंदू बन के जाए, चंदा बन के वापस आ जाए, कि नहीं मैं रहूंगा तो वहीं पर, कहां, उन्हीं के साथ। इनके साथ मतलब अब ये तो पर्सनल हो जाएगा, बट आप समझ गए, ठीक है। चलिए, अब अगर कोई आता है तो ऐसी परिस्थिति में ये सेक्शन 10 का उल्लंघन होगा क्योंकि वो इविक्टेड है। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सेक्शन 10 का उल्लंघन करने पर उसको 1 वर्ष तक की सजा मिल सकती है, प्लस उसको फाइन मिल सकता है, जो भी इसमें देखने को मिले। तो सेक्शन 10 के उल्लंघन करने पर 1 साल की सजा, सेक्शन 10 का उल्लंघन करने पर, सेक्शन 10 का उल्लंघन करने पर 1 साल की सजा, उल्लंघन करने पर, उल्लंघन पर 1 वर्ष की सजा, 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे 1 वर्ष की सजा इसमें मिलेगी, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वाले सेक्शन को भी समझ गए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। अभय प्रताप सिंह, कैसे हैं आप? अभय प्रताप सिंह को अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, ये सूर्यवंशम मूवी के अंदर भी थे। अभय प्रताप सिंह सूर्यवंशम मूवी में थे ये। अब आप सोच रहे होंगे सूर्यवंशम मूवी में कौन थे, सोचो ये कौन होंगे, खूब सोचो। अभय प्रताप सूर्यवंशम मूवी में है, ये जो क्लास के अंदर अवेलेबल है, सूर्यवंशम मूवी में भी थे। ये ठाकुर हीरा वो बहुत अच्छे प्रकार से जानते थे। भानु प्रताप है ना, ठाकुर हीरा, उनके साथ थे ये। डेली का करंट अफेयर मैं उचित नहीं मानता, आप यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे। यूपीएससी के लिए अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, बैच पे है वो, ऐप के अंदर पढ़ाता हूँ। नहीं पता? देखो, जो सूर्यवंशम मूवी के अंदर जो आदमी पहली बार कुकर जीतता है ना, वही है ये अभय। पहली बार कुकर इसी ने जीता था। अब देखो, ज्यादा मजे मत लो, और इस लड़के से किसी ने कुछ कह दी फिर मैं बताऊंगा। ध्यान दो आप, भाग 4 की तरफ अपन चलते हैं, कोर्ट्स की बात करते हैं, भाग 4 की तरफ, भाग 4 की हम तरफ बात करते हैं। दरअसल ये स्पेशल कोर्ट्स के बारे में चर्चा करता है, स्पेशल कोर्ट्स के बारे में चर्चा करता है, तो हेडिंग डाल दीजिए स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, 14, 15 विशेष न्यायालय, 14 और 15 स्पेशल कोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय, न्यायालय, विशेष न्यायालय की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, सेक्शन 14 क्या होता है। अब यार बैच में पढ़ता है, अब बैच में आता है, और शायद ही कोई क्लास होगी जो अभय से मिस हुई होगी। अभय ने मेजरली क्लास करी है मेरी, ठीक है। चलिए, विशेष न्यायालयों के बनना इसमें बताया गया है, तो फॉर्मेशन या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो बहुत बार पीछे भी मैंने स्पेशल कोर्ट का जिक्र किया आपके समक्ष, तो यहां पे क्या है, विशेष न्यायालय का बनना, ये मैंने पहले कई बार जिक्र कर चुका हूं। विशेष न्यायालय बनना, विशेष न्यायालय का बनना, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। विशेष न्यायालय का बनना, मैं इसका जिक्र पीछे भी कर चुका हूं, अभी भी इसका जिक्र ही कर रहा हूं। तो विशेष न्यायालय का बनना किस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, वो थोड़ा ध्यान से समझना। राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है, बाई स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा इसको बनाया जाता है। दरअसल जो सेशन कोर्ट होते हैं, जो सेशन कोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, उन्हीं सेशन कोर्ट्स को ही, जो आपके सत्र न्यायालय होते हैं, उन्हीं को स्पेशल कोर्ट बना दिया जाता है। सेशन कोर्ट्स को ही, सेशन कोर्ट्स became special court, became special court, special court। सत्र न्यायालय ही विशेष न्यायालय बन जाते हैं, सत्र न्यायालय ही विशेष न्यायालय बन जाते हैं, विशेष न्यायालय बन जाते हैं, न्यायालय बन जाते हैं, बन जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बच्चे सत्र न्यायालय ही विशेष न्यायालय बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपको यहां देखने को मिलती है,
पॉइंट ये आता है कि आखिरकार से सत्य न्यायालय को ही स्पेशल न्यायालय बनाया जाता है। क्यों और एक जिले में कितने? देखो, प्रत्येक जिले में इनको बनाया जाता है, पर डिस्ट्रिक्ट इनको क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव आप भी समझते हैं, दे आर क्रिएटेड ईच इन डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक जिले में इसका निर्माण होता है, प्रत्येक जिले में SC ST के खिलाफ अपराधों को कम करने के लिए, प्रत्येक जिले में SC ST को न्याय दिलाने के लिए, ठीक है। और SC STU के लिए इनको खोला जाता है, ठीक है। और इसमें तीव्र कार्यवाही के लिए फॉर SC ST मैटर्स मस्ट रिजॉल्व्ड अर्ली या सून, फास्टर। तीव्र कार्रवाई SC ST मामलों में तीव्र कार्रवाई के लिए ऐसा किया जाता है। कारण क्या है? कारण या उद्देश्य क्या है? SC ST मामलों में तीव्र कार्रवाई, SC ST मामलों में तीव्र कार्रवाई, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे और आपको कोई समस्या भी नहीं आई होगी लल्ला। ये सेक्शन 14 है हमारा। अगर समझ पाए हैं तो फटाफट बताइए ताकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके। बहुत आसान होगा। नेक्स्ट आपका विशेष लोक अभियोजक, सेक्शन 15 में है विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर साहिबा, ये जो आप कर रही हैं ये सही नहीं है। तो ये ऐसे भी किया जा सकता है। प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने लिए वकील हायर नहीं कर पाते, तो इन लोक न्यायालयों के अंदर आपको फ्री में वकील मिल जाते हैं। अगर आप किसी SC ST से बिलोंग करते हैं और आप अपना केस लड़वाना चाहते हैं तो उनके केस लड़ने के लिए विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो कि सरकारी वकील होते हैं। उनको गवर्नमेंट एडवोकेट भी कहा जाता है, जो सरकारी वकील होते हैं, ठीक है। अप्पा तो वीरे सरकारी वकील हैं तो सरकारी वकील आपको देखने को मिलते हैं। ये कौन नियुक्त करता है? सर, इसको राज्य सरकार नियुक्त करती है और इसके लिए अनुभव मिनिमम 7 इयर्स का चाहिए। इसके लिए जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए? मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए। द पॉइंट 1 इज दिस एंड द सेकंड पॉइंट हियर इट इज कि सर एक्सपीरियंस तो इतना चाहिए ही चाहिए। और पॉइंट समझने वाला ये भी है, इसलिए जो भी लोग हैं इनको सरकार के द्वारा ही अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। अनुभव चाहिए 7 इयर्स का अनुभव, और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, जब कोर्ट राज्य सरकार बना रही है तो इनको भी राज्य सरकार ही नियुक्त करेगी, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं, राजस्थान सब इंस्पेक्टर के पेपर में एक सवाल आया, भाग 4A से सवाल आया था। अगर आप कहें तो मैं भाग 4A भी बता देता हूं। अच्छा आदमी हूं, 1 नंबर एकदम। सर किसने बोला? अच्छा, क्लास को लाइक नहीं कर पा रहे हैं क्या आप? फटाफट देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। आगे हम बात करते हैं सेक्शन किसकी हम बात करते हैं, सेक्शन 15A की अपन बात करते हैं। 15A होता है भाग 4A में पीड़ित और साक्षी गवाह के अधिकार। बिल्कुल बच्चे, भाग 4A होता है जिसको अपन बोलते हैं पीड़ित और साक्षी गवाह के अधिकार। अभी एक ज्यादा बचा नहीं है, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम इसके। तो भाग 4A आप देखेंगे, भाग 4A अपन देखने वाले हैं। 4A अपन देखेंगे, पीड़ित व साक्षी के अधिकार है। सेक्शन इसमें सीधा है 15A, एक ही है तो सीधे आप हेडिंग ही लिख लीजिए, सेक्शन 15A है। धारा 15A है, पीड़ित व साक्षी के अधिकार है। पीड़ित तथा साक्षी के अधिकार, पीड़ित तथा साक्षी के अधिकार। तो सीधी हेडिंग इसमें डाल लो, पीड़ित व साक्षी के अधिकार। मैं बता देता हूं इसको पीड़ित में। तो बेसिकली क्या होता है, राइट्स ऑफ विटनेस एंड राइट्स ऑफ, ठीक है। पीड़ित है कोई पर्सन है कि विक्टिम है वो विक्टिम,
और बच्चे साक्षी है तो यानी विटनेस है, एंड विटनेस। तो मैं क्या बताता हूं कि इसमें जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर में सवाल आया था, आपको सिर्फ ये बताना होगा, ठीक है, बहुत प्यार से ये बताना होगा कि बच्चे इनका अधिकार की जिम्मेदारी किसकी होती है। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए बात को समझिए। जैसा मैंने बताया कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इनके अधिकारों की रक्षा हो, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है इनके अधिकारों की रक्षा हो, जिम्मेदारी है इनके अधिकारों की रक्षा हो, जिम्मेदारी है इनके अधिकारों की रक्षा हो, इनके अधिकारों की रक्षा हो, अधिकारों की रक्षा हो, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए याद रखना, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, प्रोटेक्ट देयर राइट्स। इसके बाद आता है बच्चे भाग 5, जो कि प्रकीर्णन को दर्शाता है, यानी ओवरऑल प्रकीर्णन को दर्शाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से समझना, प्रकीर्णन। अमित भाई सीधा आप लिखेंगे भाग 5। भाग 5 बेसिकली मसलिनियस होता है, प्रकीर्णन बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं, मसलिनियस होता है वैसे तो ये मिसलेनियस प्रोविजंस इसको बोला जाता है, मिसलेनियस प्रोविजंस, मिसलेनियस प्रोविजंस होते हैं ऐसे प्रोविजंस जिनको किसी एक स्थान पर सम्मिलित नहीं किया जा सकता। एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से पूरा मतलब आप कह सकते हैं निचोड़ है, एक तरीके से कंक्लूजन होता है एक तरीके से। तो ये भाग 5 में आता है। जितने भी अभी बचे हुए सारे सेक्शन है वो इसी के अंदर आएंगे, बचे हुए सारे सेक्शन है वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। 16 से लेकर 23 वाले सारे बच्चे इसी में आते हैं। तो धारा 16 से लेकर 23, 16 से लेकर 23 इसी के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन 16 ही होता है, सरकार के द्वारा सामूहिक जुर्माने लगाया जाना, ठीक है। चलिए सामूहिक जुर्माने लगाया जाना, सेक्शन 16, बात को समझना, सरकार के द्वारा सामूहिक जुर्माने लगाया जाना। तो सरकार कई बार क्या कर सकती है, सामूहिक जुर्माने भी लगा सकती है। कौन सी सरकार? राज्य सरकार। सरकार कौन सी? राज्य वाली सरकार। कौन सी? राज्य। सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माने लगाया जाना, सामूहिक जुर्माने लगाया जाना, जुर्माने लगाए जाना, लगाया जाना, कलेक्टिव फाइन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टिव फाइन बाय स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टिव फाइन, कलेक्टिव फाइन बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कलेक्टिव फाइन भी लगा सकती है, मतलब सभी लोगों पर एक बार में फाइन लगा देना, ठीक है। ये भी किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको रही होगी, कोई परेशानी आपको रही होगी। फटाफट नोट करिए, बताइए, फटाफट बताइए। इसके बाद हम लिखते हैं बाबू धारा 20। जुर्माना किस पे लगाया जाता है? सामूहिक तौर पर। जैसे मान के चलिए कि किसी एक व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर भी अपराध किया है, तो कलेक्टिवली पूरे मोहल्ले पे अपराध फाइन लगाया जा सकता है। मान के चलिए कोई मोहल्ला है, कोई मोहल्ला है, इस मोहल्ले में ज्यादातर जो लोग हैं वो अन्य कैटेगरी के लोगों के घर हैं, ज्यादातर घर। इसमें एक घर ये SC ST वाले व्यक्ति का एक घर हो गया, सब मिलकर इसको अगर प्रताड़ित कर रहे हैं तो सबके खिलाफ जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। राज्य सरकार सबके खिलाफ जुर्माना लगा सकती है, लगना चाहिए सरकार को कि हाँ भाई जरूरी है, तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। इट इज पॉसिबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब अपन लिखते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 थोड़ा जरूरी हो सकता है बट इतना जरूरी नहीं है, बट आप लिख लीजिए सेक्शन 20 को भी, क्योंकि सेक्शन 20 बहुत कम ही लोगों के द्वारा उल्लेखित किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे अन्य विधियों
के होने के बावजूद भी इस अधिनियम का लागू होना। सेक्शन 20 में आपको लिखना अन्य विधियों के होने के बावजूद भी, अन्य विधियों के होने के बावजूद भी, के बावजूद भी इस अधिनियम का प्रभावी होना, इस अधिनियम का प्रभावी होना, इस अधिनियम का प्रभावी होना, इस अधिनियम का प्रभावी होना। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया अन्य विधियों के होने के बावजूद भी इस अधिनियम का प्रभावी होना, प्रभावी होना। ठीक है, चलिए याद रखना, एंटैक्टिंग ऑफ दिस एक्ट, एंटैक्टिंग ऑफ दिस एक्ट, ऑफ दिस एक्ट above other acts, above other acts। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे अधिनियम होते हैं जो कुछ स्थानों पर कुछ लोगों को छूट प्रदान करते हैं, बट इस एक्ट ने क्या कहा, अगर SC ST का मामला आया तो ये एक्ट प्रभावी है। समझ में आई बात? मतलब मान के चलो रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट में अगर किसी SC ST का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये एक्ट लागू हो सकता है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे ये एक्ट किस लेवल का एक्ट है। अगर अभी भी नहीं समझ पाए, फिर आप बहुत चिल्ड्रन हैं। कहने का मतलब ये है बच्चे कि मान के चलिए रोड एक्सीडेंट होता है और किसी व्यक्ति का, उसमें SC ST व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर भी ये एक्ट प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए, ये एक पाठक जी हैं क्लास में। पाठक जी सुनिए, शुभम कुमार पाठक क्लास के अंदर है। बहुत अच्छी बात है, आप जिन भी अध्यापक का नाम लेना, अच्छे आदमी है, आप भी अच्छे आदमी हैं। ठीक है, आप आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए, ओके, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है आगे हम बात करते हैं। अगर आप समझ पाए हैं ध्यानपूर्वक बताइए, कोई समस्या नहीं है तो आपको। नोट होती तुरंत बता दीजिएगा। जैसे आप समझ जाए तुरंत बताना, फिर आपके ज्यादा बचे नहीं है। ठीक है, अरे नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनके मस्तिष्क में एक जाल बुना हुआ रहता है मैं कभी किसी के जाल को सिर्फ एक बार हटाने के पक्ष में जरूर होता हूं कि उसको एक बार सच्चाई का आईना दिखाया जाए, उसके पश्चात यदि कोई नहीं मानता तो वह उसकी मानसिक सोच और उसकी जो मानसिक क्षमता है वह उसका प्रदर्शन होता है। यदि कोई ऐसा ही चाहता है, तथास्तु, आप ऐसा ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस अधिनियम के बारे में आप जान पाए हैं तो चलिए आगे बचे हुए कुछ ऐसे इसमें धाराएं और हैं जिसके बारे में आपको जानना होगा। सेक्शन 22 और सेक्शन 23, जो इसके बारे में अतिरिक्त बातों के अलावा संपूर्ण तौर पर शांति होगी, उसके पश्चात ही हम इसके संबंधित सवालों को यहां पर प्रयास में लेकर आएंगे। सेक्शन 22 और सेक्शन 23, सेक्शन 22 और सेक्शन 23। सेक्शन 22 इसके प्रकीर्णन अर्थात मिसलेनियस सवालों का ही जवाब होगा, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि सद्भावना पूर्वक यदि कोई भी कार्रवाई की जाती है तो वह कार्रवाई का संरक्षण किया जाएगा। सद्भावना पूर्वक कार्रवाई, सद्भावना पूर्वक, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही, की गई कार्यवाही, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण, कार्यवाही का संरक्षण, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। तो इसको आप लिख लेना। ठीक है, संरक्षण कैसे किया जा सकता है? प्रोटेक्शन किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, समझ लेना, कंजर्वेशन स्लैश प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, गुडविल,
या गुड फेथ, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ, एक्शन इन गुड फेथ यहां पर बताया गया है। इसके बाद आता है आपका अंतिम सेक्शन, यानी कि सेक्शन 23, कानून बनाने के अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। किसके पास होता है मुझे बताइए जरा, ठीक है। पावर टू मेक लॉज, पावर टू मेक लॉज, मेक लॉज ओवर दिस एक्ट, ओवर दिस एक्ट। मुझे बताएंगे कि यह किसकी क्षमता है जो इस पर कानून बना सकता है। फटाफट बताएंगे। सर आपके बारे में एक पुलिस ने बताया था, आपके बारे में। देखिए पुलिस वालों से मेरा अच्छा खासा वास्ता रहा है, निश्चिंत रहिए। देखिए इस पर नियम बनाने की जो शक्ति होती है वह किसकी होती है? सेंटर्स की नहीं होती है, सेंटर की होती है। सेंटर्स क्या होता है? ये क्या बात होती है? सेंटर्स का क्या मतलब है? केंद्र सरकार की होती है, केंद्र सरकार, सेंटर गवर्नमेंट होती है। अब इसके सवाल करने के लिए जो जो बच्चे रेडी हैं फटाफट से मुझे बता दीजिए कि यस सर वी आर रेडी। और जैसे ही आप कहेंगे सर तैयार हैं, तुरंत इसके 30 सवाल फेंक के मारे जाएंगे। एक तो होता है सवालों को पूछ लेना, नहीं, सवाल फेंक के मारे जाएंगे। लाइकों की संख्या अब तक 500 के पार होनी चाहिए थी, लेकिन यह देखकर बहुत ही अजीब लगता है कि आप अभी तक इस सवाल को वहां तक लेके भी नहीं जा पाए। यह बहुत अधिक गलत होगा, ठीक है। चलिए, आर यू रेडी? इसके रिलेटेड जितने भी सवाल हैं मैं एक तरफा करा देता हूं। सर आपने अपने टेलीग्राम चैनल से खास लोग टर्म क्यों हटा दे? बच्चे वो मैंने नहीं हटाया, वो हमारी एसईओ टीम ने हटाया है। कुछ कारणों की वजह से वो खास लोग वाला हिंदी आ रखी थी, उस टर्म को हटाया गया है। वो दोबारा से मैं इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। मानते नहीं है यार ये एसईओ टीम वाले मेरे, कहते सर प्लीज हमारी बात सुन ले, कभी तो सुन लिया करो, ठीक है। आप हमें इस बात की सैलरी देते हो। मैंने कि भाई सैलरी का मतलब नहीं, वापस लगाओ इसे, जिसने भी ये हटाया है इसे वापस लगाओ। मान नहीं रहे हैं वो, उन पे हाथ छोड़ना पड़ेगा तब मानेंगे। रेडी है? क्वेश्चंस कराए जाए। बहुत बढ़िया, अद्भुत। अगर आप तैयार हैं तो मैं फाइल इंसर्ट कर लेता हूं। अच्छा, ये मूल विधि की प्लेलिस्ट है, इसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक नंबर जेन्युइन प्लेलिस्ट आपकी है, पूरी तरीके से इस पे सभी चीजें कराएगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूपीएसआई के लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी चीजें हैं आपको एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी और वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्राइम क्लास, ये प्राइम क्लास फॉर वनडे एग्जामिनेशन है, कोई भी वनडे एग्जाम आपका हो। सीजीएल के लिए तथास्तु सीरीज हमारी चल ही रही है, जो कंटिन्यूसली चलेगी, ठीक है, उसको देखते रहना। अब देखो मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं, मैं आपसे फीस तो इसके लिए चार्ज नहीं करता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर कोई पूछे कि वास्तविकता में सही सोच क्या है तो आप बता दें, इतना मेरे लिए पर्याप्त होगा। लीजिए अब एससी एसटी अधिनियमों के रिलेटेड क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं। और ये लीजिए सवाल आपके समक्ष। पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है। तो हम चलिए इसके क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। सवाल कहता है, ध्यान से बताना इसको, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में वर्ष 2015 में एक संशोधन किया गया था। संशोधित अधिनियम कब लागू हुआ? एकदम बेहतरीन सवाल आपके सामने है। देखो 1989 के अंदर संशोधन किया गया। पहले मुझे यह बताइए कि यह अधिनियम कब लागू हुआ, यह अधिनियम कब लागू हुआ, पहला। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि इसमें 2015 में भी कोई संशोधन किया गया था, तो 2015 में हुआ संशोधन कब लागू हुआ? पहले आप मुझे बेसिक आंसर दीजिए, उसके बारे में हम इसकी बात करेंगे। आंसर आपको दोनों ही तरीके से देना होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 30 ऑफ जनवरी 1990, बच्चे 30 ऑफ जनवरी 1919 इसका आंसर होगा। 30 ऑफ जनवरी 1919 इसका आंसर होगा लल्ला। बट 2015 में जो संशोधन किया गया मैं उसके आंसर की बात कर रहा हूं। पहले ही सवाल पे आप लोग हंस गए, कुछ बच्चे जवाब दे भी पाए। करेक्ट आंसर इसका होगा 26 जनवरी 2016, 2015 वाला लागू हुआ था। अगला सवाल, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार कहां पर है? संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण कश्मीर पर, एक वर्ष से कम नहीं होगा, या केवल उत्तर भारत पर होगा? सर संपूर्ण भारत पर इसका जो प्रोविजनल एक्सपेंशन है वो हर एक जगह होगा। इसके बारे में आप याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रही होगी, ठीक है। चलिए
कोई दिक्कत है? नहीं, बढ़िया। इसमें बच्चे कह रहे हैं देखो तुम्हारे पास जो बुक है, कुछ बुक्स ये बताती हैं एंटायर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब यह 2019 से पहला है, 2019 से पहला है। कमाल की बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017 की परीक्षा में आया था, 2017 में आया था बच्चे। जब ये 2017 में आया था तब आर्टिकल 370 लागू था, जिस कारण से 20 का आंसर हुआ था। आता ही समझ में। बट पॉइंट ये है कि वर्तमान में अगर मैं देखूं 370 कार्यरत नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण भारत के ऊपर विस्तृत है। समझ पाए? बढ़िया। ये लीजिए अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा। मैंने पूछा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कब आपका प्रवर्तित हुआ था। केम इनटू फोर्स पूछा गया है कि कब यह आपका केम इनटू फोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। हम इसके बारे में बात करेंगे। बात हो चुकी है सर, इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं 5 भाग इसके अंतर्गत है, 23 धाराएं इसके अंतर्गत है, और ये लागू होता है जनवरी 1919 में, 30 ऑफ जनवरी को। तो आंसर होगा इसका सी। समझ पाए? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका सी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है SC/ST एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। दे हैव द 23 सेक्शंस व्हिच वर डिस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट। राइट, आगे हम बात करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत परिभाषा संबंधी प्रावधान कहां होते हैं। देखो बात को समझो, पहले में इसके एक्सपेंशन, ब्रीफ नेम एंड इनिशिएट की बात की गई है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस की बात की गई, 3 में अपराधों की बात की गई, 4 में लोक प्राधिकारियों के द्वारा कार्य न किया जाना, 5 में एडजस्टेंट क्राइम या सब्सिक्वेंट क्राइम आपके बताए गए हैं। सब्सिक्वेंट क्राइमों का उल्लेख कहां पर किया गया है मुझे बताइए। सब्सिक्वेंट क्राइम कहां पर बताए गए हैं? सब्सिक्वेंट क्राइम्स कहां पर बताए गए? पुनरावृत्ति अपराध, पुनरावृत्ति अपराध कहां पर बताए गए हैं? पुनरावृत्ति अपराध कहां बताए गए हैं? पुनरावृत्ति अपराध सब्सिक्वेंट क्राइम कहां बताए गए हैं? मुझे पहले इसका भी जवाब दीजिए। क्लास में कामिनी भी हैं, बहुत बढ़िया। कामिनी, आपके घर वाले आपको कामिनी कहते हैं? आर यू श्योर? चलिए चलिए, तो सब्सिक्वेंट क्राइम के बारे में मैंने आपसे पूछा है। वे सब्सिक्वेंट क्राइम, देखो इसका आंसर, अरे यार परिभाषा का पूछा है, परिभाषा प्रावधान सेक्शन 2 में है, 3 के अंदर अपराध है, 4 के अंदर आपके लोक प्राधिकारियों के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया जाना है। और सब्सिक्वेंट क्राइम आपको कहां देखने को मिलते हैं बताइए? सब्सिक्वेंट क्राइम का मतलब होता है पुनरावृत्ति अपराध। बताइए, ये सेक्शन 5 में आपको देखने को मिलते हैं। यस, अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, ये सेक्शन 5 में है। ठीक है, चलिए चलिए आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, इसके बारे में मुझे बताएंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में अनुसूचित जाति जनजातियों का वही अर्थ है जो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है। ये भी बात हम कर चुके हैं। अर्थ वही होगा जो कि क्लॉज 24 एंड 25 में बताया गया, सेक्शन 366 में। बट बढ़ते मतलब डेवलपमेंट के साथ आप इसके बारे में यह भी याद रखेंगे कि इसके लिए उल्लेख आर्टिकल 341 में भी किया जा सकता है, और आर्टिकल 341 में भी SC/ST का उल्लेख है, तो कृपया करके उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा कहां दी गई है? विशेष लोक अभियोजक की, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका कहां बताया गया है? मैंने बढ़िया तरीके से आपको बताया कि सर सेक्शन 15 के अंदर आपको बताया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है? सर इसका अपॉइंटमेंट जो करता है वो हमारा स्टेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, और उसके लिए 7 इयर्स का क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। सेक्शन 15 में ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन पॉइंट यहां पर यही आता है कि सर इसके बारे में जो उल्लेख दिया गया है वो किस सेक्शन के अंदर दिया गया है? ठीक है, मैंने शायद ये बताया नहीं होगा उस टाइम पर, 2 के ई में दिया गया है। ठीक है, 2 के ई में दिया गया है। यस, 2 के ई में दिया गया है, 2 के ई में। ये तो मैंने बता रखा है, उसमें तो खाली ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगा, 7 साल का एक्सपीरियंस है। 2 के ई में बता रखा है। यस, 2 के ई में, 5 में याद रखेंगे। अरे लाइव हो जाओ, तुम सबके सब लाइव नहीं हो, आधे बच्चे पीछे चल रहे हो, अभी पहले सवाल का जवाब दे रहे हो तुम, है? चलिए नेक्स्ट है। ठीक है, क्या रे नेक्स्ट? ओके, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है।
अत्याचारों के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। द प्रोविजन ऑफ द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रो की स्पेलिंग गलत है, ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज धारा 3 में बताया गया है। प्रोविजन फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज ये धारा 3 में बताया गया है। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए। क्लास के अंदर एक बच्चा रौनक है, तो इसका नाम भी रौनक ऐसे ही नहीं पड़ा, और रौनक इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। ठीक है, हुआ क्या था कि एक महिला मित्र थी इनकी, तो ठीक है, महिला, पूरा नाम है इसका रौनक क्रिएशन। अब क्रिएशन तो इसने कैसे क्रिएट हुआ है वो मैं बता देता हूं। इनका नाम कुछ और था, कुछ भी रहा हो, तो इनके जीवन में एक महिला मित्र आई, और वो महिला मित्र इनके जीवन में बहुत खुश हो गए। फिर ये भी खुश हो गए, वो महिला मित्र भी खुश हो गए, दोनों खुश हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब जो महिला मित्र थी वो छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई, जो कि दरोगा था, जो कि यूपी सब इंस्पेक्टर था, और उनके साथ वो चली गई। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो लड़का था ये परेशान हो गया, विचलित हो गया, एकदम विचलित हो उठा। तो उसने सोचा कि अब मेरे जीवन में तो रौनक रही नहीं, अपना नाम ही रौनक धर देता हूं। तो उस दिन से इन्होंने अपना नाम ही रौनक धर दिया। अभी चीते की तरह क्लास में मैं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इनका नाम रौनक पड़ा। इन्होंने कहा कि वो चली गई तो रौनक गई, अपना नाम ही रौनक रख लूंगा, उनके गम को भर लूंगा। लेकिन आप सभी जानते हैं ऐसा संभव नहीं है। देखो, मजाक मत करो, ध्यान से सवाल देख लो। अगर तुम ऐब करोगे तो फिर यही इलाज रह जाएगा फिर मेरे पास। इस सवाल का मुझे जवाब दो, ऐब नहीं करने, ठीक है, ध्यान दो, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, वरना फिर हंसा दूंगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध की तालिका में जोड़ा गया था? तो ऐसी क्या चीज थी जो अपराध की तालिका में जोड़ी गई? फटाफट इसके बारे में बताएंगे, क्या चीज ऐसी है जो अपराध की तालिका में जोड़ी गई थी? आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना, उसकी धमकी देना जोड़ा गया था। मैला ढोना अथवा पशु मानव शव उठाने का बाध्य करना, हाँ ये भी जोड़ा गया था। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, जैसे बहुत सारे लोग गाली दे देते हैं, तो वो चीज गलत होगी। और किसी सम्मानित व दिवंगत अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भावना को बढ़ाना, ये सारी ही चीजें जोड़ी गई हैं 2015 में। थोड़ा इसके बारे में याद रखना, दिस ऑल थिंग्स वर एडेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी 2015 में, अरे अब ठीक है, पूछे निम्नलिखित में से किसी 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया। तो किस चीज को अपराधों की सूची में जोड़ दिया? किसी मंदिर के लिए देवदासी के रूप में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा। ओके, 2015 में क्या चीजें और जोड़ दी गई उसके बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में समझना क्या चीज जोड़ी गई है उसके बारे में। अनुसूचित जाति, ये सब कहां जोड़े गए हैं? जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, तीसरे के पहले में जुड़े हैं सब। ये भी थर्ड के फर्स्ट में जुड़ा है, ये भी थर्ड के फर्स्ट में जुड़ा है, दोनों ही जुड़े हैं ये भी। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा आम संपत्ति संसाधनों के प्रयोग के लिए सार्वजनिक पूजा या किसी भी स्थान पर प्रवेश जो जनता के लिए खुला है, शिक्षा माध्यम प्रवेश निषेध करना, ये सब चीज आपकी कब जुड़ी है? ये सेक्शन 3(1) में जुड़े हैं, याद रखना। ठीक है, भूल मत जाना। कोई भी लोक सेवक जो अब इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य पालन करने की उपेक्षा करता है, तो उसको दंड कितना दिया जा सकता है? कहां लिखा हुआ है उपेक्षा करने के लिए दंड? कहां लिखा हुआ है सर? ये सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। फटाफट मुझे बताइए, मैंने कहा भी था ये प्रीवियस ईयर में आ रखा है, फटाफट बताइए। ठीक है, एक करा बोथ आर सही। हाँ रुक जा बेटा, बेटा गया। और बताइए, किसी और बच्चे को अगर जानना हो कि उसका नाम कैसे पड़ा तो टेंशन मत लो, आप अगली क्लास में आना तब आप जान पाएंगे। ठीक है, चलें बेटा। मोनिका, जो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो CGL CHSL के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको जो क्लास चाहिए, और आप भी जितने एस्पिरेंट्स यहाँ पर हैं, आपको भी अगर क्लास जैसा की चाहिए, तो ये क्लास आपकी थियरी क्लास में लेने वाला हूं। ये फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब होगा, इतिहास में पहली बार होगा। मैं कल दोपहर में 1 बजे क्लास लूंगा, जो पूरी तरीके से थियरी की क्लास होगी। लगभग 5 से 6 घंटे चलेगी, 5 से 6 नहीं, 3 से 4 घंटे चलेगी। मध्यकालीन भारत को 1 शॉट में थियरी अपडेटेड तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। रेलवे एग्जाम नाम, रेलवे एग्जाम लगता है, रेलवे एग्जाम ऑफिशियल है ये। ठीक है, तो इसमें काफी बच्चे हैं इसमें भी। खैर, इसमें आपकी ये क्लास होने वाली है और ये कंप्लीट थ्योरी क्लास होगी, और ये कल होगी दोपहर में 1 बजे। सब आना, ठीक है, आपके लिए भी है। ओके,
सीजीएल के लिए तो है ही, आपके लिए भी है। मेजरली सीजीएल को हम टारगेट कर रहे हैं उसके थ्रू, बट वो आपके लिए भी है, यूपीएसआई के लिए और सीजीएल के लिए, बाकी सबके लिए वो। मैंने बता दिया सजा कितनी हो जाती है, 6 माह से 1 वर्ष तक की अवधि, 6 माह से 1 वर्ष तक की अवधि। यस, हाँ, अरे ये सी ऑप्शन, बी ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, बी ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, बी ऑप्शन इसके अंदर आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, यार दोनों सेम तो हैं। 6 मास से अधिक पर 1 वर्ष से कम, 6 मास से 1 वर्ष की अवधि तक, हाँ यही है, 6 मास से लेके 1 मास की अवधि तक, 1 साल तक के होते हैं, मिनिमम 6 है, मैक्सिमम आपको कितना किया हुआ है, 12 किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर दंड का भागी होगा? निम्नलिखित में से कौन उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर भागी होगा? लोक सेवक है या कौन है, कौन ऐसा होगा? सर ये सेक्शन 4 की ही बात कर रहा है। ऐसा कौन है व्यक्ति जो जानबूझकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर देगा? ठीक है, चलिए, तो सीधे तौर पर याद रखना, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है। करेक्ट है। अगर कोई सेम कंडीशन का है तो फिर उस पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए सजा मिल सकती है? 12 महीने। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट है, आगे हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत पश्चावर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड का प्रावधान क्या है? पश्चावर्ती दोष सिद्धि के लिए प्रोविजन पूछा है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के लिए पूछा है। मुझे बताइए कहां पूछा है सर? सब्सिक्वेंट कन्विक्शन सेक्शन 5 में है, और सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो सजा का निर्धारण है वह कितना किया गया है। अगर कोई सब्सिक्वेंट क्राइम करता है तो इन दैट केस किस प्रकार की अवधि आपकी रहने वाली है, इसके बारे में आप मुझे बताइए बिना परेशानी के। देखो बच्चे, सब्सिक्वेंट क्राइम में मैंने बताया था कि इनकी जो मिनिमम सजा होगी वो 1 वर्ष हो जाएगी, मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू अपराध ही रहेगी। तो मिनिमम सजा कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष से कम नहीं होगी, और मैक्सिमम कितनी जाएगी? मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है अकॉर्डिंग टू द अपराध। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में प्रावधान है? भारतीय दंड संहिता कतिपय उपबंध लागू होंगे। देखो आईपीसी के इसके अंतर्गत चीजें लागू होंगी, उसके बारे में चर्चा की गई थी। सेक्शन 6 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, इसी वजह से सेक्शन 6 को मैंने यहां पर नहीं पढ़ाया था, क्योंकि आईपीसी सेक्शन समाप्त हो चुके हैं, इसी वजह से मैंने इसको नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैंने इसके इसी वजह से नहीं पढ़ाया, आईपीसी सेक्शन की वजह से, क्योंकि अभी अपना BNS चलता है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो इस दंड के अतिरिक्त किसी अन्य संपत्ति को सरकार के द्वारा संपहरण किया जा सकता है, फोरफाइट किया जाता है, कन्फिस्केट किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप बात करेंगे, बताइए क्या चीज। और ये सेक्शन 8 में तो लिख रखा है कन्फिस्केट किया जाना, कन्फिस्केट या फॉरफेटिंग जो सेक्शन 8 में तो लिखा हुआ है, याद करिए फटाफट से। नहीं, सेक्शन 7 में है ये तो, सेक्शन 8 में तो, सेक्शन 7 में लिखा हुआ है। हाँ, कतिपय अपराधों के अंदर संपत्ति या व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराधों का संपहरण, सेक्शन 7 में मैंने बताया हुआ है ये। और उसी के अंदर बताया है मैंने अपराधों में प्रयुक्त चलिए अचल संपत्ति कुछ भी हो, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से किसी ने टक्कर मार दी तो वो जब तो, अबे 6 में नहीं है 7 में है, क्या ध्यान ही नहीं है तुम्हारा? हाँ, कतिपय 7 में है ना, लिखते तो ये वो सेक्शन 7 है। कतिपय अपराधों के अंदर जो भी चीजें होंगी उनको कन्फिस्केट किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के अपहरण के संबंधित प्रावधान क्या है? प्री अजम्पशन ऑफ ऑफेंस। ओके, प्री अजम्पशन ऑफ ऑफेंस है कि कोई व्यक्ति सोच ले, प्री अजम्पशन कर ले, अपराधों करने के संबंध में प्री अजम्पशन की बात की जा रही है, वो कहां पर? देखो कतिपय अपराध 7 में है, प्री अजम्पशन 8 में है। प्री अजम्पशन कहां है बच्चे? प्री अजम्पशन 8 में है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिनियम 1989 की किस धारा के अंदर प्रावधान किया गया कि कोई ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में अपराध किए जाने की संभावना, उसे यथाशीघ्र उस क्षेत्र से हटाने का आदेश दिया जा सकता है, यानी इविक्शन किया जा सकता है। 3 साल तक के लिए इविक्शन हो जाएगा, 3 साल के लिए इविक्शन हो जाएगा, तो वो धारा 10 के अंदर बताया गया है इविक्शन किया जाना, धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, धारा 10 में ही तो बताया गया इविक्शन। कौन बच्चा है? धारा 10 में इविक्शन बताया, बहुत बहुत पिटोगे अगर तुम अभी इविक्शन तुमने नहीं बताया सही से। ठीक है, धारा 10 के अंदर ही इविक्शन आपका बताया गया, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, कभी ध्यान नहीं रखते तुम।
ठीक है, चलिए मैंने बताया अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अपराध की संभावना वाले व्यक्ति को हटाने का आदेश दिया जाता है। तो हटाने का जो आदेश दिया जाता है वह आपका कहां कौन देता है? सर वो स्पेशल कोर्ट देते हैं। वास्तविकता में सेशन कोर्ट ही आपके स्पेशल कोर्ट होते हैं, बट इसमें हम स्पेशल कोर्ट ही बोल सकते हैं, अन्य हम कुछ नहीं बोल सकते। स्पेशल कोर्ट ही हमें बोलना पड़ेगा। इसको बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर सेशन कोर्ट बोल दो। अब सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट बन चुके हैं, नहीं बोल सकते इसलिए। नेक्स्ट है अगला सवाल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 10 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से हटाने के आदेश का अनुपालन न करने, उस क्षेत्र में हटने में असफल रहने पर, यानी सेक्शन 10 का अगर आप पालन नहीं करते, अगर आप पालन नहीं करते तो सेक्शन 12 आ जाएगा। फिर आपका सेक्शन 12 अपराध आपको हो जाएगा और 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना आपको झेलना पड़ सकता है। ठीक है, आपको झेलना पड़ सकता है 1 वर्ष तक का जुर्माना और फाइन। ठीक है, या दोनों झेलने पड़ सकते हैं, सेक्शन 12। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका ये रहा आज का सवाल लास्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय का उल्लेख किस सेक्शन में है वो आप मुझे बताएंगे, स्पेशल कोर्ट का। ये आप मुझे होमवर्क में कमेंट में बताएंगे और अगला एक्ट आपको कौन सा पढ़ना है वो मुझे बताएंगे। आपके लिए 2 विशेष जानकारियां, कृपया करके सुन लीजिए 2 बातें। पहला, इस स्लाइड्स में अभी 10 क्वेश्चन और भी हैं जो आप घर पे खुद से ट्राई करेंगे और ये 10 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं बच्चे, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए भी लिंक है। दूसरा पॉइंट, अभी ठीक 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद आपकी क्लास शुरू होने जा रही है, जो कि करंट अफेयर्स की क्लास है, जो एकदम प्राइम लेवल की क्लास आपकी होने जा रही है। जुलाई महीने के करंट अफेयर्स बेसिकली आपके ये होंगे। तो इस करंट अफेयर की क्लास में एक छात्र को आना होगा जो भी क्लास में वर्तमान में उपस्थित है। अगर आप लोग भी आ जाएंगे इतना मेरे लिए पर्याप्त होता। ठीक है, चलिए तो इसको भी जरूर करना। वो 10 क्वेश्चन वहां जाके कर लीजिए और इस क्लास को जाके जरूर कर लेना। ठीक है, याद रखना कि बाकी यूपीएसआई के लिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं बैच, तो वो बैच आपको देखने को मिल जाएगा करेवल एप्लीकेशन पर, जिस पर सारी धमाकेदार भौकाल टीम आपको देखने को मिलेगी। राकेश यादव सर खुद उसमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, अगला कौन सा पढ़ना है वो भी बताना। मैं आपके इंतजार में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा वहां तक जहां तक आप चाहते हैं। और ये वो चाहत होगी जो आपको इस बार दरोगा/दरोगन बना के छोड़ेगी। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। अगला अधिनियम बताना कौन सा पढ़ना है।